हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग इंग्लिश ऑनर्स का यूजी सेमेस्टर 5 का एमजेसी पेपर 8 का क्वेश्चन देखने वाले। दो अलग अलग यूनिवर्सिटी का यहाँ पे हम क्वेश्चन ला रखे हैं, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम पहले तो ऑब्जेक्टिव बताएंगे, क्वेश्चन पैटर्न को समझेंगे, उसके बाद और क्या क्या एमजेसी पेपर मेजर पेपर 8 से जो है इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है पूछे जा सकते हैं वो भी आज की वीडियो में बताने वाले हैं। लगभग 100+ ऑब्जेक्टिव आज की वीडियो में, अभी के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग भी सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट हो तो कंफर्म ये वाली वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आएगा, साथ ही साथ आपका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी कवर अप हो जाएगा। अगर आप ये वाले वीडियो देख लेते हो और जो सिलेबस पे हम वीडियो अपलोड कर रखे हैं मेजर पेपर 8 के, वो दोनों देख लेते हो तो कंफर्म है एग्जाम में आप 8-9 ऑब्जेक्टिव पक्का सही कर लोगे। एक आध में कन्फ्यूज़न होगा, वो भी अगर इजी आया तो नहीं होगा, थोड़ा हार्ड ऑब्जेक्टिव पूछ दिया तभी कंफ्यूज होगे, वरना नहीं ही होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मेजर पेपर 8 यहाँ पे लिख दिया है। फुल मार्क्स आपका 70 मार्क्स का एग्जाम होता है और 32 मार्क्स आपको पासिंग मार्क्स चाहिए। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखते हैं कि कैसा कैसा ऑब्जेक्टिव पूछ रखा है। ग्रुप ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है 2, 10 या 20, इट मीन्स 10 क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स का है, टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है द कर्फ्यू टूल्स द नेल ऑफ पार्टिंग। तो ये जो लाइन है ना, हम लोग के सिलेबस में जो पोएम है इलाजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड थॉमस ग्रे की, उसी का पहला लाइन है उसी कविता का। तो द कर्फ्यू टूल्स द नेल ऑफ पार्टिंग, यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा ना, ये डे हो जाएगा। सही ऑप्शन डे हो जाएगा, आप ध्यान रखना। ठीक है, बाकी अगर कुछ फैक्ट्स आपको बताते हैं जो इलाजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ आप अपने कॉपी में कहीं भी साइड में लिख लो। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इलाजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड जो है ना, वो एक तरह का इलाजी है। ठीक है, वैसा ऑप्शन दिया रहेगा तो हमेशा इलाजी टिक करना है। उसके बाद इसको जो लिखा गया, इस पोएम को लिखा गया 1750 में, मतलब 1750 में लिखा गया, और पब्लिश जो किया गया 1751 में पब्लिश करवाया गया है। तो दोनों डेट याद रखना है आपको कि लिखा कब गया, रिटेन इन 1750 और पब्लिश्ड इन 1751। ठीक है, और टोटल जो स्टांजा है अप्रॉक्स 32 स्टांजा है, बट कहीं कहीं पे 33 भी मिलेगा, तो थोड़ा कंफ्यूज मत होना, बट आप मान के चलो टोटल 32 स्टांजा है इस पोएम में। इसमें जो स्टांजा यूज़ किया गया ना इस पोएम में, वो हीरोइक क्वाट्रेंस का या फिर इलाजिक क्वाट्रेंस का यूज़ किया गया है। या तो हीरोइक स्टांजा आ जाए या हीरोइक क्वाट्रेंस आ जाए, वो टिक कर देना, या इलाजिक स्टांजा आ जाए या इलाजिक क्वाट्रेंस आ जाए तो वो टिक कर देना। टाइप ऑफ स्टांजा हम बता रहे हैं। राइम स्कीम की बात करें तो इलाजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड की जो राइम स्कीम है वो ए बी है। और सेटिंग की बात करें तो इस पोएम की जो सेटिंग रखी गई है, एक कंट्री के चर्चयार्ड में रखी गई है। एक कंट्री रूरल चर्चयार्ड लिख सकते हो, रूरल भी मेंशन रहे तो कोई दिक्कत नहीं, बट एक कंट्री चर्चयार्ड एक कंट्री रूरल चर्चयार्ड होगा। ठीक है, अब टोन ऑफ पोएम की बात करें तो टोन जो है इस पोएम की वो मेलांकलिक है, ये ध्यान रखना है, मेलांकलिक टोन में लिखी गई है। मेन थीम जो है इस पोएम की वो इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, मतलब डेथ की अनिवार्यता दिखाई गई है। मेन जो विषय है इस पोएम का द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ है। और ये जो पोएम है मेनली जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, गांव के विलेजर्स के बारे में, ऑर्डिनरी विलेजर्स के बारे में है। और एक और हम बोल सकते हैं चीज़ पे फोकस किया गया इस पोएम में, वो दिखाया गया कि ऑल ह्यूमंस आर इक्वल इन डेथ, मतलब मृत्यु के समय या मृत्यु के सामने सारा जो मनुष्य होता है ना, वो बराबर होता है, इक्वल होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सबको एक दिन मृत्यु आनी ही है। उसके बाद सबसे आखिरी फैक्ट जो आपको ध्यान रखना है कि ये जो पोएम है ना, वो थॉमस ग्रे अपने फ्रेंड रिचर्ड वेस्ट की याद में लिख रखे हैं। रिचर्ड वेस्ट की मृत्यु हो जाती है 1942 में, और उन्हीं की मेमोरी में, उन्हीं की याद में इस पोएम को लिख रखे हैं। तो ये कुछ 8-10 पॉइंट हैं इलाजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड से जो कि आपको ध्यान रखने हैं। अब दूसरा बी का ऑब्जेक्टिव देखते हैं। वेयर इज द सेटिंग ऑफ द ग्रे इलाजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। सेटिंग की बात कर रहा है, अभी तुरंत हम बताए थे ना, यहाँ लिखा हुआ एक क्वाइट रूरल चर्चयार्ड, तो चर्चयार्ड आ गया सेटिंग, तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन टिक कर देना है। सही हो गया। अब है व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज इलाजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, तो इलाजी है तो यहाँ भी इलाजी टिक होगा। बिल्कुल ईजी था ये तीनों ऑब्जेक्टिव। तो उसके बाद बता दिए, अगर पोएम का टोन पूछे तो टोन जो है आपको मेलांकलिक टिक करना है। उसके बाद आगे जो है रॉबिन्सन क्रूजो से आ जाता है। व्हाट इज क्रूजो प्रोफेशन बिफोर हिज एडवेंचर, मतलब अपने एडवेंचर से पहले क्रूजो का प्रोफेशन क्या रहता है। तो क्रूजो का प्रोफेशन जो रहता है ना,
क्रूजो जो है वो एक शेलर रहता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्रूजो जो है एक सेलर रहता है, यहाँ पे सही ऑप्शन शेलर हो जाएगा। फिर है ये रॉबिन्सन क्रूजो से ही है। उसके बाद आपको रॉबिन्सन क्रूजो से भी 8-10 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताएंगे जो आपको ध्यान रखना है। दूसरा ऑब्जेक्टिव जो पूछ रखा है रॉबिन्सन क्रूजो से, हाउ लॉन्ग रॉबिन्सन क्रूजो स्पेंड ऑन द आइलैंड। रॉबिन्सन क्रूजो जो है ना कितना टाइम तक उस आइलैंड पे रहे जहाँ पे वो फंस गए थे, ठीक है। ये सारा चीज़ ऑलरेडी हम लॉन्ग वीडियो में बता रखे हैं, फिर भी ध्यान रखना है 28 ईयर्स सही ऑप्शन होगा। 28 ईयर्स 2 मंथ और 19 डेज, इतने दिन वहाँ पे फंसे रहे रॉबिन्सन क्रूजो जो हैं। और अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो रॉबिन्सन क्रूजो जो है ना वो पढ़ाई लॉ की कर रखे थे। वो प्रोफेशन एडवेंचर वाले प्रोफेशन से पहले वो एक शेलर थे। उसके बाद रॉबिन्सन के जो पिता थे रॉबिन्सन क्रूजो के, वो चाहते थे कि वो एक मर्चेंट बने, कि इसका जो मेन थीम है रॉबिन्सन क्रूजो का वो सर्वाइवल है। और जो फर्स्ट एनिमल जो रॉबिन्सन क्रूजो उस आइलैंड में फंसने के बाद जिसको पाले वो एनिमल गोट थी, बकरी थी, तो गॉट ऑप्शन आएगा। फर्स्ट एनिमल पूछे तो गॉट आपको टिक करना है, ठीक है। फर्स्ट क्रॉप्स, कौन सा फसल वहाँ पे उस आइलैंड में सबसे पहली बार उगाएं, तो व्हीट, गेहूँ, ये ध्यान रखना है, ठीक है। पहला एनिमल जो उस आइलैंड में फंसने के बाद पाले थे वो गोट, और सबसे पहला जो फसल था वो व्हीट था। और ये जो किस टाइप का ये नॉवेल है, तो ये एक तरह का एडवेंचर या रियलिस्टिक नॉवेल या रियलिस्टिक फिक्शन बोल सकते हैं। नॉवेल फिक्शन लगभग सेम होता है, उपन्यास दोनों का मीनिंग होता है, ठीक है। तो एडवेंचर और रियलिस्टिक नॉवेल है ये जो नॉवेल है। बात करते हैं कि क्रूजो जो है ना शादी किससे करते हैं, तो ध्यान रखना है कि क्रूजो की जो शादी होती है, अगर मैरिज से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये पोर्टुगीज विडो से, एक पुर्तगाली विडो से, विधवा से शादी करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। फ्राइडे जो रहता है रॉबिन्सन क्रूजो को, जो बाद में उसी आइलैंड पे मिलता है फ्राइडे, तो रॉबिन्सन क्रूजो ना फ्राइडे को क्या करते हैं ना, उसका रिलीजन कन्वर्ट करवा देते हैं, रिलीजन चेंज करवा देते हैं, उसको क्रिश्चियनिटी में मतलब कन्वर्ट करवा देते हैं, उसको ईसाई बना देते हैं, क्रिश्चियन बना देते हैं। लेकिन ओरिजिनल जो फ्राइडे का रिलीजन रहता है ना वो ओरिजिनल पैगनिज्म रहता है। ओरिजिनल रिलीजन जो है फ्राइडे का वो पैगनिज्म है, लेकिन उसको जो है कन्वर्ट करवा के रॉबिन्सन क्रूजो क्रिश्चियन बना देते हैं, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। रॉबिन्सन क्रूजो जो है वहाँ पे सिखाते हैं फ्राइडे को उस आइलैंड पे इंग्लिश, और इंग्लिश सिखाते हैं वो ऑब्जेक्ट को दिखाते हुए, अलग अलग ऑब्जेक्ट जो वहाँ पे दिखते हैं ना उस ऑब्जेक्ट को दिखाते हुए इंग्लिश सिखाते हैं। तो बाय शोइंग हिम ऑब्जेक्ट, इस तरीके का ऑप्शन टिक कर सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि हिंदी में, इंग्लिश में हर तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिए इस नॉवेल से रिलेटेड। और ये भी ध्यान रखना है कि ये जो रॉबिन्सन क्रूजो है ना वो पहली नॉवेल मानी जाती है इंग्लिश लिटरेचर की, जिसको कि डैनियल डिफोई के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। फर्स्ट नॉवेल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जिसको कि डैनियल डिफोई के द्वारा लिखा गया है। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ प्रोटैगनिस्ट ऑफ नॉवेल गुलिवर ट्रैवल। फुल नेम बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, लैमुअल गुलिवर नाम रहता है। वेयर डज गुलिवर फर्स्ट लैंड आफ्टर द शिपरेक। शिपरेक जब उनका शिप मतलब टूट जाता है, डूब जाता है, तो उसके बाद वो सबसे पहला कौन से लैंड पे पहुंचते हैं। आपको पता होगा पार्ट 1 में जो है लिलीपुट की कहानी, तो लिलीपुट पहुंचते हैं, तो यहाँ पे लिलीपुट ऑप्शन हो जाएगा। इन गुलिवर्स ट्रैवल व्हाट इज द नेम ऑफ लैंड वेयर जायंट स्लीप, कि जहाँ बड़े बड़े लोग रहते थे, तो वहाँ पे उस लैंड का नाम क्या था। तो पार्ट 2 में हम बताए हैं ब्रॉबडीनेंग करके नाम था पार्ट 2 में, जो जिस लैंड पे गुलिवर पहुंचा था, और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े जायंट राक्षस जैसे लोग थे। अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताते हैं आपको गुलिवर ट्रैवल से रिलेटेड। आपको पता होना चाहिए पार्ट 1 जो है लिलीपुट लैंड के बारे में है, लैंड ऑफ लिलीपुट के बारे में है, जहाँ के लोग जो थे ना काफ़ी छोटे छोटे थे, टाइनी थे। और लिलीपुट के अगर कैपिटल की बात करें तो लिलीपुट का जो कैपिटल रहता है वो मिलडैंडो रहता है, ये ध्यान रखिएगा। लिलीपुट का कैपिटल जो है मिलडैंडो है। वहाँ के लोग छोटे छोटे थे और उनकी जो लंबाई थी ना वो 6 इंचेस टॉल थे लिलीपुट के लोग। दूसरा जो पार्ट रहता है वो ब्रॉबडीनेंग का रहता है। ब्रॉबडीनेंग के लोग जो थे बहुत बड़े बड़े थे, जायंट जैसे, राक्षस जैसे थे। और बाकी थर्ड जो पार्ट रहता है वो लपूटा, लपूटा को फ्लोटिंग आइलैंड भी कहा गया है। पार्ट 3 में लपूटा के बारे में डिस्कस किया गया है, इसको फ्लोटिंग आइलैंड भी कहा गया है। और पार्ट 4 में ह्यूनम्स के बारे में डिस्कस किया गया है, लैंड ऑफ ह्यूनम्स। और ह्यूनियम्स जो है ना, ह्यूनियम्स वाले में ना ये जो ह्यूनम्स टर्म यूज़ किया गया है ना वो घोड़ों, हॉर्सेस के लिए यूज़ किया गया है। और वहाँ पे जो रहने वाले मनुष्य हैं ना उनके लिए याहूस टर्म यूज़ किया गया है, ठीक है, पार्ट 4 में, ये ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें कि इसको पब्लिश कब करवाया गया, गुलिवर ट्रैवल को 1726 में पब्लिश करवाया गया है, जो कि आपको ध्यान रखना है। इस नॉवेल का जो फुल टाइटल था वो था ट्रैवल्स इनटू सेवरल रिमोट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, जो कि हम पहले भी आपको वीडियो में बता रखे हैं। गुलिवर जो रहता है वो प्रोफेशन से एक सर्जन रहता है, ये ध्यान रखना है आपको। और ये जो है एक तरह का पॉलिटिकल और सोशल सटायर है। ये जो हम लोग का वर्क है ना गुलिवर ट्रैवल,
वो मेनली एक पॉलिटिकल और सोशल सटायर है, मतलब राजनीति और समाज पे ना व्यंग करने की कोशिश किए हुए हैं इस एडवेंचरस स्टोरी के जरिए। ठीक है, अब है कि पार्ट 1 में ना, गुलिवर ट्रैवल के पार्ट 1 लिलीपुट वाले में 2 कंट्री, इट मीन्स इंग्लैंड और फ्रांस को रिप्रेजेंट करती है। तो पार्ट 1 में जो है कौन सी 2 कंट्रीज यूज़ किए हुए हैं ऑथर, जो कि इंग्लैंड और फ्रांस को रिप्रेजेंट करती है, तो उसका आंसर हो जाएगा लिलीपुट और बेलिफिस्को। लिलीपुट रिप्रेजेंट करती है इंग्लैंड को और बेलिफिस्को जो रिप्रेजेंट करती है फ्रांस को, बट ये स्पेशल अगर पार्ट 1 मेंशन रहे क्वेश्चन में तभी। ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस को जो रिप्रेजेंट करती है पार्ट 1 में लिलीपुट और बेलिफिस्को करती है। गुलिवर ट्रैवल में किस चीज़ को क्रिटिसाइज किया गया, आलोचना की गई है, तो इसमें ना ग्रीड, लालच, प्राइड, इट मीन्स घमंड, वॉर, पॉलिटिक्स, इन सब की आलोचना की गई, इन सबको क्रिटिसाइज किया गया है। और गुलिवर जो रहता है वो 4 भाई रहता है, गुलिवर के 4 ब्रदर रहते हैं, जिसमें कि वो 3rd नंबर का रहता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इससे भी रिलेटेड 1-2 एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है। गुलिवर का एम्बिशन रहता है कि वो मतलब वर्ल्ड ट्रैवल करे। गुलिवर का मेनली जो एम्बिशन रहता है, इच्छा रहता है कि वो पूरे वर्ल्ड को ट्रैवल करे, और वो इस वजह से जो है एक शिप का डॉक्टर बन जाता है। और पहली जो यात्रा शुरू करता है, लिलीपुट की जो यात्रा शुरू करता है ना, वो लिलीपुट की यात्रा 1699 में स्टार्ट करता है, ये ध्यान रखना है। और कैपिटल तो हम बता ही दिया, मिलेंडो। अब लिलीपुट में जाने के बाद इसके लिए वो लिलीपुट के लोग जो 6 इंच के हैं, 6 इंच लंबे हैं, एक बड़ा सा कार्ड बनाते हैं, बड़ा सा मतलब ठेला टाइप का हम बता सकते हैं, बनाते हैं। तो उसमें जो व्हील्स, पहिए लगे होते हैं, टोटल 22 पहिए लगे होते हैं उस कार्ट में। हॉर्सेस की बात करें टोटल 1500 हॉर्सेस का उस कार्ट में यूज़ होता है। और पार्ट 1 में जो 2 पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात किया गया है, वो 2 पॉलिटिकल पार्टी थी, हाई हिल्स और लो हिल्स करके। ठीक, और पार्ट 1 जो लिलीपुट है उसमें गुलिवर को ना ए मैन माउंटेन करके बुलाया गया था, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत बड़ा था, इस वजह से वहाँ पे पार्ट 1 में गुलिवर को ए मैन माउंटेन करके बुलाया गया था। वहीं पार्ट 2 में ब्रॉबडीनेंग वाले में गुलिवर को ना ग्रिल ड्रिंक कह के बुलाया गया था। ग्रिल, GRIL, ग्रिल, DRING, ग्रिंग। ग्रिल ड्रिंक का अर्थ हो जाता है ड्वार्फ, इट मीन्स बौना, क्योंकि पार्ट 2 में जो है जो भी ब्रॉबडीनेंग के लोग थे वो काफ़ी लंबे थे गुलिवो से, इस वजह से उसको ग्रिल ड्रिंक कह के बुलाते थे, जिसका कि अर्थ होता है बौना, ड्वार्फ। ठीक है, ये किस तरह की स्टोरी है कि ये एक एडवेंचरस नॉवल है, एक पॉलिटिकल सटायर है। एडवेंचरस नॉवल आ जाए तो वो करना है, पॉलिटिकल सटायर आ जाए तो वो टिक करना है। तो यहाँ पे हम लोग का ये गुलिवर ट्रैवल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता दिए, जिससे कि आप 70 to 80% क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे गुलिवर ट्रैवल से। ये सारे फैक्ट्स को आपको लिख लेना है कहीं भी कॉपी में साइड में। उसके बाद हु वॉज restored to the England throne in 1660, marking the beginning of the restoration period in English literature। कि restoration period जो अंग्रेजी साहित्य में स्टार्ट हुआ, तो उस समय ना 1660 में इंग्लैंड की थ्रोन पे कौन बैठा, राजगद्दी पे कौन बैठा, तो सही ऑप्शन चार्ल्स 2 हो जाएगा। ये ऑलरेडी हम अपने 18th सेंचुरी वाली बड़ी वाली वीडियो में, जिसमें क्वेश्चन आंसर बताए हुए ना, उसमें बता रखे हैं। ठीक है, तो इस वजह से बोलते हैं बड़ी वाली वीडियो ज़रूर देखो, 50 to 60% ऑब्जेक्टिव तो उसी से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद सबसे आखिरी ऑब्जेक्टिव हम लोग का है न्यू क्लासिकल राइटर्स इम्फेसाइज्ड, कि न्यू क्लासिकल राइटर्स जो है ना वो मेनली किस चीज़ पे इम्फेसाइज, किस चीज़ की व्याख्या करते हैं, किस चीज़ को डिस्कस करते हैं, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑर्डर, रीजन एंड हार्मोनी। ठीक है, जब भी न्यू क्लासिकल पीरियड 18th सेंचुरी के पीरियड के बारे में बात आएगा ना, तो वहाँ पे रीज़न अगर ऑप्शन दिख जाए ना, रीज़न, तो उसको कन्फर्म टिक करना। और बाकी सबके बारे में बात कर लेते हैं, बाकी ऑप्शन के बारे में। मिडाइवल सिवलरी, तो मिडाइवल इट मीन्स बोल सकते हैं जो मिडिल पीरियड था अंग्रेजी साहित्य का, उसके शिवलरी इट मीन्स वीरता के बारे में। तो कोई वीरता वाला आप 2 कहानी पढ़ रखे हो, उसमें से कोई वीरता वाला कहानी तो था नहीं, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। सुपर नेचुरल एलिमेंट इट मीन्स हो जाता है जिसमें भूत के बारे में बात किया गया हो, जैसे मैकबेथ, हम उसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट का यूज़ किया गया था, आप लोग मैकबेथ ऑलरेडी पढ़ रखे हो, तो उस तरीके का भी कुछ यूज़ नहीं किया गया है न्यू क्लासिकल राइटर्स के द्वारा। जो हम लोग वर्क पढ़े उसमें भी कुछ वैसा नहीं मिला। इमोशन और इमेजिनेशन, अब अगर आपको याद हो तो आप लोग का जो MJC 9 है रोमांटिक पीरियड पे बेस्ड, तो उसमें मेनली इमोशन और इमेजिनेशन पे बात किया जाता है, तो उसमें होगा इमोशन और इमेजिनेशन। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर, रीजन, साइंस, न्यू क्लासिकल राइटर्स जो मेनली यूज़ करते हैं ना, वो ऑर्डर, रीजन, साइंस, इंडिविजुअलिज्म भी बुक कह सकते हैं इसमें, तो वो सब यूज़ करते हैं। बाकी ये इमोशन और इमेजिनेशन तो बिल्कुल नहीं, ये रोमांटिक पीरियड में ऑथर यूज़ करते थे। ठीक है, तो सही ऑप्शन इस वजह से हम लोग का ये 3rd वाला हो जाएगा। अब ग्रुप बी में देखते हैं। ग्रुप बी में आपको 4 क्वेश्चन का आंसर देना होता है, 5-5 नंबर का। सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कॉमेडी ऑफ मैनर्स एंड हाउ डज इट रिफ्लेक्ट रेस्टोरेशन सोसाइटी। कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या होता है, किस तरह से
ये रिफ्लेक्ट करता है रेस्टोरेशन सोसाइटी को। तो थोड़ा सा हम डिस्कस कर रखे हैं लॉन्ग क्वेश्चन है कॉमेडी ऑफ मैनर्स के बारे में। हाउ आर द ब्रॉबडीनेगियंस डिफरेंट फ्रॉम लिलिपुटियंस, कि ब्रॉबडीनेग के लोग जो थे ना लिलिपुटियंस से किस तरीके से डिफरेंट थे, अलग थे। तो ये दोनों जो बुक आप पढ़ रखे हो पार्ट 2 और पार्ट 1 दोनों के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ लिखना है, वहाँ के लोगों के बारे में कि कैसे वहाँ के लोग लंबे थे। तो ये नोट्स या समरी वाले वीडियो से हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये लिखना है ज़्यादा, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो एक 1.5 पेज 2 पेज लिखोगे काफ़ी रहेगा। विच नैरेटिव टेक्निक अप्लाइड इन डिफोई रॉबिन्सन क्रूजो, तो ये हम नहीं बता रखे नैरेटिव टेक्निक के बारे में। What skill does क्रूजो डेवलप टू सर्वाइव ऑन द आइलैंड, तो ये समरी वाले सेक्शन से कवर अप हो जाएगा। मतलब उस आइलैंड में सर्वाइव करने के लिए जो रॉबिन्सन क्रूजो है क्या क्या करता है वो हम बता रखे हैं समरी में ही, कहानी में ही। जब आप पढ़ोगे तो वो समझ आएगा, तो वही वाला सेक्शन यहाँ पे थोड़ा सा लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट प्रॉम्प्टेड ग्रे टू राइट इलाजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, कि इलाजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड जो ऑथर पोएम लिख रखे हैं ना, तो वो किस चीज़ से प्रेरित होकर लिख रखे हैं। इस पोएम को लिखने के लिए ना क्या चीज़ ऑथर को प्रेरित किया, पोएट को क्या चीज़ प्रेरित किया, ठीक है। तो ये भी लिखा जा सकता है, थोड़ा सा ही लिखना है, वही जो हम अपलोड कर रखे हैं उस वीडियो की हेल्प से। फिर ये विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन करना है, ये भी काफ़ी इजी होता है, लेकिन हम ये आप लोग को बता नहीं रखे हैं तो ये नहीं होगा। और आपके सिलेबस में एक ही पोएम है इलाजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, तो उसी से आ रखा होता है। तो उसमें पहले तो लिखना होता है कि ये लाइन किससे लिया गया है, फिर किस कॉन्टेक्स्ट में लिया गया है, फिर इसको एक्सप्लेन करना होता है। तो ये लाइन जो है इस तरीके से सॉल्व होता है, ये रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद ग्रुप सी की बात करते हैं, तो ग्रुप सी में लॉन्ग क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, इसमें से 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले है एनालिसिस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यू क्लासिकल पोइट्री, न्यू क्लासिकल पोइट्री के कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करना है। उसके बाद है राइट द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ ग्रेज रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, क्रिटिकल एप्रिसिएशन, तो ये हम पोएम ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, ये आपका आराम से हो जाएगा। क्रिटिकली एग्जामिन द स्टोरी ऑफ स्विफ्ट्स गुलिवर ट्रैवल, स्विफ्ट के गुलिवर ट्रैवल के स्टोरी के बारे में डिस्कस करना है, मतलब बताना है कि उनकी जो स्टोरी है ना क्या क्या चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है, मेनली वो डिस्कस करना है। गिव एन एस्टिमेट ऑफ डैनियल डिफो एज नॉवलिस्ट, डैनियल डिफो को एक नॉवलिस्ट के रूप में डिस्कस करना है। एनालाइज द कैरेक्टर ऑफ रॉबिन्सन क्रूजो, तो रॉबिन्सन क्रूजो का कैरेक्टर स्केच ऑलरेडी आप लोग को बता रखे हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको यहाँ पे हम लोग का ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है। अगर आपको कोई लगे कि कुछ क्वेश्चन का आपको आंसर चाहिए तो आप कमेंट करके बताना, हम कंफर्म कोशिश करेंगे कि उस क्वेश्चन को आगे अपलोड कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का पहला क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि दूसरी यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो ये रहा हम लोग का दूसरा क्वेश्चन, थोड़ा ये ब्लर सा आ रहा है तो वो आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे होगे सेमेस्टर 5 का है, एमजेसी इंग्लिश पेपर 8 है, ठीक है। 70 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखते हैं। द रजिस्ट्रेशन मार्क द रिटर्न ऑफ, द रजिस्ट्रेशन पीरियड में क्या फिर से रिटर्न आया, हम बताएं कि 1660 में राजा बने थे चार्ल्स सेकेंड, तो मोनैर्की, इट मीन्स मोनैर्की जो है फिर से यहाँ पे रिटर्न आया। तो सही ऑप्शन यहाँ पे ये फर्स्ट वाला मोनैर्की हो जाएगा। द इनलाइटमेंट एम्फेसाइज्ड ऑन, कि जो इनलाइटमेंट पीरियड है ना मेनली किस चीज़ की व्याख्या करता है, किस चीज़ पे जोर डालता है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन रीजन हो जाएगा। पहले ये बताए थे इससे पहले वाले पेपर में भी कि रीजन आ जाए, इंडिविजुअलिज्म आ जाए, साइंस आ जाए, तो वो सारा ऑप्शन आपको टिक करना है जब भी इनलाइटमेंट पीरियड, न्यू क्लासिकल पीरियड या रेस्टोरेशन पीरियड की बात हो रही हो। जोनाथन स्विफ्ट इज एसोसिएटेड विथ, कि जोनाथन स्विफ्ट किस चीज़ से एसोसिएटेड है, तो सटायर से एसोसिएटेड है, ठीक है। उनका जो वर्क है गुलिवर ट्रैवल ना, वो सटायर है जो हम लोग के सिलेबस में है। इन गुलिवर्स ट्रैवल ब्रॉबडीनेग रिप्रेजेंट, कि ब्रॉबडीनेग किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, हम बताए थे ना कि ब्रॉबडीनेग जो है वो जायंट्स को रिप्रेजेंट करता है, बड़े बड़े लोग थे वहाँ पे। गुलिवर बिलोंग्स टू द प्रोफेशन, कि गुलिवर जो है किस प्रोफेशन से बिलोंग करता है, तो सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपको सर्जन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डैनियल डिफो इज नोन फॉर, डैनियल डिफो किसके लिए जाने जाते हैं, नॉवेल के लिए। हम बताए थे उनका जो रॉबिन्सन क्रूजो है वो पहला नॉवेल माना जाता है इंग्लिश लिटरेचर का। इन रॉबिन्सन क्रूजो फ्राइडे सिम्बोलाइजर्स, कि फ्राइडे जो कैरेक्टर रहता है वो किस चीज़ का प्रतीक रहता है, तो वो लॉयल्टी, ईजी है कि काफ़ी लॉयल रहता है वो क्रूजो को लेके, तो लॉयल्टी का प्रतीक रहता है। उसके बाद है क्रूजोज आइलैंड लाइफ हाईलाइट, क्रूजो का जो आइलैंड पे जीवन रहता है वो किस चीज़ को हाईलाइट करता है, तो वो सर्वाइवल को हाईलाइट करता है। सर्वाइवल मेन थीम भी है इस वाले नॉवेल का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है। थॉमस ग्रे बिलोंग टू, थॉमस ग्रे किस एज से बिलोंग करते हैं, अब ये थोड़ा कंफ्यूज आपको कर सकता है, बट यहाँ पे सही ऑप्शन जो हो जाएगा प्रिकर्सर्स ऑफ रोमांटिसिज्म। थॉमस ग्रे जो है ना 1716 में उनका बर्थ होता है और लगभग 1771 में इनकी डेथ होती है, तो तब तक ये कुछ ना कुछ वर्क लिख रखे थे। और आप लोग को पता होगा कि जो रोमांटिक पीरियड स्टार्ट होता है ना वो 1798 में लिरिकल बैलेड्स के पब्लिकेशन के साथ स्टार्ट होता है। तो
1798 से रोमांटिक पीरियड स्टार्ट हुआ और 1779 तक ये ऑथर थे, इस वजह से इनको प्रिकर्सर्स ऑफ रोमांटिक पीरियड माना जाता है, रोमांटिसिज्म, या प्रिकर्सर्स ऑफ रोमांटिक एज बोल सकते हैं, या प्री रोमांटिक पोएट बोल सकते हैं। तो ये सारा टर्म जो है इनके लिए यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि जस्ट रोमांटिक पीरियड से पहले के ये ऑथर थे। द टोन ऑफ इलाजे रिटर्न इन ए कंट्री चर्चयार्ड, यहाँ टोन की बात हो रही तो मेलानकली टोन हो जाएगा, हम आपको बताए थे। अब डिस्क्राइब द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेस्टोरेशन पीरियड, ये ऑलरेडी हम बता रखे हैं, इसमें से 4 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, रेस्टोरेशन पीरियड का कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करना है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कॉलोनियल एलिमेंट इन रॉबिन्सन क्रूसो, शायद कॉलोनियल एलिमेंट के थीम के बारे में हम डिस्कस कर रखे हैं, ठीक है, तो वो आप उस वीडियो से आपका कवर अप हो जाएगा। नैरेटिव स्टाइल ऑफ डेफोई तो नहीं डिस्कस किए हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, शायद पिछले वाले क्वेश्चन में भी था ये। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द विलेज सेटिंग इन ग्रेज इलाजी, अपने पोएम में जो वो विलेज को एज ए सेटिंग के रूप में यूज़ कर रखे हैं, तो वो डिस्कस करना है, उसके महत्व को डिस्कस करना है। फिर है डिस्कस द थीम ऑफ प्राइड इन गुलिवर ट्रैवल, गुलिवर ट्रैवल है प्राइड, इट मीन्स गर्व घमंड वाले थीम को डिस्कस करना है, ये चौथा बुक का थीम है ह्यूनिम्स वाला, तो वो यहाँ पे कवर अप हो जाएगा ह्यूनिम्स वाला से। सर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखते हैं, 10 3 जा 30 मार्क्स का 3 क्वेश्चन आपको डिस्कस करना है। डिस्कस गुलिवर ट्रैवल एज ए पॉलिटिकल सटायर, तो ये ऑलरेडी आप लोग से हो जाएगा, हम बताए थे, ऐसे भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एज ए सटायर, एज ए पॉलिटिकल सटायर, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर क्रिटिकली अप्रिशिएट इलाजे रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड, ये भी ऑलरेडी हम करवा रखे हैं। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स लाइक द रेस्टोरेशन एंड ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ऑन 18th सेंचुरी, कि कुछ इम्पैक्ट डिस्कस करना है हिस्टोरिकल ऐतिहासिक घटनाओं का, जैसे कि रेस्टोरेशन पीरियड का और ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ऑन 18th सेंचुरी में जो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन आया, तो उसके प्रभाव को डिस्कस करना है। डिस्कस द मेजर फीचर ऑफ 18th सेंचुरी लिटरेरी पीरियड विथ रेफरेंस टू द रीजन एंड इमोशन, तो रीजन और इमोशन के रेफरेंस में 18th सेंचुरी के कुछ मेजर महत्वपूर्ण फीचर को यूज़ करना है, मेजर फीचर को डिस्कस करना है, विशेषता को डिस्कस करना है, ये भी बता रखे हैं। डिस्कस द थीम ऑफ सर्वाइवल इन रॉबिन्सन क्रूजो, रॉबिन्सन क्रूजो में सर्वाइवल के थीम को डिस्कस करना है, तो थीम में तो हम 4-5 थीम को डिस्कस कर रखे हैं, तो उसमें सबसे पहले सर्वाइवल को मेंशन करना है, और सर्वाइवल को मेंशन करते हुए आगे आप समरी को कंटिन्यू करते हुए अपना आंसर खत्म कर सकते हो, इस तरीके से आपका अच्छा खासा आंसर रेडी हो जाएगा, ठीक है। होप सो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, अगर आप लोग सेमेस्टर 5 का एग्ज़ाम देने वाले हो तो। बाकी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन का आंसर चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें कि हम आपका अगला पेपर जो है मेजर पेपर 9, उसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे वीडियो जो भी आए सेमेस्टर 6, 7, 8 सब में आपका हेल्प हो पाए चैनल के थ्रू। अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल को शेयर करना, इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट के साथ।